हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में आज 21 अप्रैल से बदल जाएगा स्कूल का समय। गर्मी की वजह से केजी से 8 तक की कक्षाएं सुबह 7 से 11:30 बजे तक होंगी संचालित। तो झारखंड में भीषण गर्मी के मद्देनजर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने विद्यालयों के समय में बदलाव का आदेश जारी किया है। विभाग के संयुक्त सचिव मोइनुद्दीन खान ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। आदेश के अनुसार राज्य के सभी सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में कक्षा केजी से 8 तक की कक्षाएं सुबह 7 से 11:30 बजे तक संचालित होंगी। यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी। वही कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित की जाएंगी। यह नया समय आज 21 अप्रैल से सभी विद्यालयों में प्रभावी होगा। दरअसल पिछले लगभग 10 दिनों से राज्य में भीषण गर्मी पड़ रही है और लू चल रही है। कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। बढ़ती गर्मी का असर विशेष रूप से छोटे बच्चों पर देखा जा रहा था, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने यह निर्णय लिया है। झारखंड में जमीन और फ्लैट के दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन फिर शुरू। झारखंड के लाखों रैयतों के लिए राहत भरी खबर है। अब राज्य भर में जमीन और फ्लैट के दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन के लिए फिर से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पहल पर आवेदन प्रक्रिया में आ रही तकनीकी त्रुटियों को दूर कर लिया गया है। पिछले करीब 5 महीनों से म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन में लगातार दिक्कतें आ रही थी, जिससे रैयतों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। विभाग लगातार सॉफ्टवेयर अपडेट में लगा हुआ था और अब प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदन फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गया है। सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद अब कॉमन सर्विस सेंटर और प्रज्ञा केंद्रों से भी ऑनलाइन आवेदन भरे जाने लगे हैं। इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जो महीनों से दाखिल खारिज के लिए परेशान थे। जम्मू के उधमपुर में सड़क हादसा, 21 की मौत। यात्री बोले तेज रफ्तार बस का टायर फटा, ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर सका, 100 मीटर नीचे गिरी। जम्मू के उधमपुर में सोमवार सुबह एक बस हादसे का शिकार हो गई। रामनगर से आ रही बस कगोत के पास सड़क से करीब 100 मीटर नीचे गिरकर पलट गई। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ। बस में 50 यात्री सवार थे, जिनमें से ज्यादातर लोग रामनगर से उधमपुर में अपने रोजाना काम के लिए जा रहे थे। 15 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी 6 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घायलों के मुताबिक बस ओवरलोड थी, रफ्तार भी तेज थी। कगोत नाले के पास अचानक बस का टायर फट गया। इससे ड्राइवर उसे कंट्रोल नहीं कर सका और बस सड़क से नीचे गिर गई। हादसे में बस का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो गया। इधर पीएम मोदी ने हादसे में मरने वालों के लिए संवेदना जताई है और मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 मुआवजा का ऐलान किया है। झारखंड में हाथी के हमले में मौत पर अब 10 लाख का मुआवजा, आश्रित को 2,000 रुपए की पेंशन। झारखंड में हाथियों के हमलों से होने वाली मौतों के मामलों में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। डुमरी विधायक जयराम महतो ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत मृतकों के परिजनों को मिलने वाली मुआवजा राशि 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी जाएगी। इसके अलावा प्रभावित परिवारों को हर महीने 2,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि भी देने का प्रावधान किया गया है। जयराम महतो ने बताया है कि झारखंड विधानसभा के पिछले शीतकालीन सत्र के दौरान इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया था। इससे लेकर वन विभाग ने विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे विभागीय मंत्री की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। मंत्री की मंजूरी और कैबिनेट अनुमोदन के बाद यह व्यवस्था राज्य में लागू हो जाएगी। गौरतलब है कि झारखंड में अक्सर हाथियों के हमलों की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिनमें कई लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में मुआवजा राशि बढ़ाने का यह फैसला प्रभावित परिवारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। सीआरपीएफ में कांस्टेबल के 9,195 पदों पर भर्ती, आवेदन शुरू। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने कांस्टेबल, टेक्निकल, ट्रेड्समैन, पुरुष एवं महिला पदों पर भर्ती शुरू कर दी है। इसके तहत कुल 9,195 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी सीआरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 20 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और अभ्यर्थी 19 मई तक आवेदन कर सकेंगे। वही परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 19 मई निर्धारित की गई है।
आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य AWS और OBC वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है, जबकि SC ST वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2026 के अनुसार कांस्टेबल अन्य पद के लिए 18 से 23 वर्ष और कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 21 से 27 वर्ष निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट rcct.crpf.gov.in पर जाकर ध्यानपूर्वक पढ़ ले, ताकि आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। झारखंड के डाल्टनगंज में पारा पहुंचा 44 डिग्री के पास, 22 अप्रैल तक लू का अलर्ट। तो झारखंड की राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे लू की स्थिति बन गई है। सबसे अधिक तापमान डाल्टनगंज में 43.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जहां लोग तेज गर्मी और लू की चपेट में आ रहे हैं। इसके अलावा बोकारो थर्मल में पारा 43.1 डिग्री तक पहुंच गया है। राज्य के अन्य प्रमुख शहरों में भी तापमान तेजी से बढ़ रहा है। सरायकेला, चाईबासा और जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने 22 अप्रैल तक राज्य के कई हिस्सों में लू चलने की संभावना जताई है और इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार आज 21 और कल 22 अप्रैल को राज्य के उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में कहीं कहीं लू का असर देखने को मिल सकता है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे कम तापमान लोहरदगा में 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं सोमवार को रांची और आसपास के क्षेत्रों में सुबह से आसमान साफ रहा, जिससे कड़ी धूप और गर्मी का असर अधिक महसूस किया गया। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि आज कई क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि इससे लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जेई मेन सेशन 2 रिजल्ट घोषित, 26 कैंडिडेट्स को मिला 100 परसेंटाइल। 5 स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने सोमवार को जेई मेन 2026 के दूसरे सेशन के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस बार 26 स्टूडेंट्स ने 100 परसेंटाइल स्कोर हासिल किया है। पिछले साल 2025 में यह संख्या 24 थी। 10 लाख स्टूडेंट्स ने 2 से 8 अप्रैल को परीक्षा दी थी। 100 परसेंटाइल स्कोर पाने वालों में सबसे ज्यादा 5 स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से हैं। इसके बाद राजस्थान से 4, दिल्ली से 3, महाराष्ट्र व हरियाणा से 2 स्टूडेंट्स शामिल हैं। वहीं चंडीगढ़, बिहार, तमिलनाडु, ओडिशा और गुजरात से एक छात्र ने यह उपलब्धि हासिल की है। स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट jeimain.nta.nic.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड दर्ज करके स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। रांची में होमगार्ड बहाली परिणाम में देरी पर अभ्यर्थियों में आक्रोश, जल्द जारी करने की मांग। होमगार्ड बहाली प्रक्रिया का परिणाम अब तक जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों में गहरा आक्रोश व्यक्त है। इस बहाली के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा 1 नवंबर 2025 से 9 दिसंबर 2025 तक आयोजित की गई थी। लगभग 5 माह बीत जाने के बावजूद परिणाम प्रकाशित नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सामान्यतः इस तरह की परीक्षाओं के परिणाम समय पर घोषित कर दिए जाते हैं, लेकिन रांची जिला में हो रही देरी से हजारों युवाओं भविष्य अधर में लटक गया है। लगातार हो रही इस देरी के कारण अभ्यर्थियों में निराशा और असंतोष बढ़ता जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर छात्र नेता बबलू महतो के नेतृत्व में रांची जिला के विभिन्न प्रखंडों से आए होमगार्ड अभ्यर्थियों ने लोक भवन और उपायुक्त DC कार्यालय रांची में ज्ञापन सौंपा। उन्होंने राज्यपाल से हस्तक्षेप कर जल्द से जल्द परिणाम प्रकाशित करने की मांग की। मजदूरी करने विशाखापट्टनम गए पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा के युवक की मौत, सरकार लाएगी शव। रोजी रोटी की तलाश में अपने भाइयों के साथ विशाखापट्टनम गए लोधन वोनी गांव की गोविंद मुंडा 27 वर्षीय की वहां मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 4 दिन पूर्व सफर के दौरान ही गोविंद की तबियत ट्रेन में बिगड़ी थी, जिसके बाद उसे विशाखापट्टनम के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्थिति में सुधार न होने पर परिजन उसे वापस गाँव लाने की तैयारी कर ही रहे थे कि उसका आकस्मिक निधन हो गया। इस घटना से परिवार गहरे सदमे में है और शव वापस लाने में आर्थिक रूप से लाचार है। वही मामले की जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक कुणाल साडंगी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट कर पीड़ित परिवार की मदद की अपील की। इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने माइग्रेंट सेल को पार्थिव शरीर ससम्मान झारखंड लाने और शोकाकुल परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
रिम्स डेंटल छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के विरोध में भाजपा ने किया एसएसपी कार्यालय का घेराव, पुलिस के साथ हुई तीखी नोकझोंक। रिम्स रांची डेंटल छात्रा सामूहिक दुष्कर्म मामले में महानगर भाजपा ने सोमवार को एसएसपी कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से जुलूस निकाला और एसएसपी कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस द्वारा मुख्य गेट बंद किए जाने से आक्रोशित महिलाओं ने उसे तोड़ने का प्रयास किया। इस घटना के विरोध में आंदोलन करने पहुंची महिलाओं का आक्रोश खुलकर दिख रहा था। महिलाएं राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी और दोषी लोगों को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही थी। भाजपा नेता आरती कुजूर ने कहा है कि जिस तरह से राज्य में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और सरकार नींद से सोई हुई है, इससे साफ पता चलता है कि राज्य में शासन प्रशासन कैसे चल रहा है। महानगर भाजपा द्वारा एसएसपी कार्यालय घेराव का नेतृत्व पार्टी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल कर रहे थे, जिसमें महिला मोर्चा से जुड़ी बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी। इस मौके पर भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। मेडिकल छात्रा के साथ जिस तरह से गैंगरेप की घटना हुई है, उसके बाद पुलिस की जो भूमिका रही है वह काफी चिंताजनक रहा। भाजपा के द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद किसी तरह से आनन फानन में एफआईआर की गई। इस मामले में एक आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि इस तरह के मामले में पुलिस सक्रियता दिखाए और जो भी दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में इस तरह की घटना सामने न आए। शुभम यादव की हत्या के बाद वायरल पत्र से कोयलांचल में सियासी घमासान, सांसद और मेयर आमने सामने। धनबाद के कोयलांचल में शुभम यादव के वायरल पत्र ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। इस पत्र को लेकर क्षेत्र की राजनीति गर्मा गई है और सांसद ढुलू महतो और मेयर संजीव सिंह आमने सामने नजर आ रहे हैं। दोनों ही पक्ष इस मामले में जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। शुभम यादव ने अपनी हत्या से पूर्व झारखंड के डीजीपी को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने सांसद और फरार अपराधी प्रिंस खान के बीच कथित संबंधों की जांच की मांग की थी। अब यही पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। शुभम यादव की हत्या सोनारडी ओपी क्षेत्र स्थित उनके आवास में घुसकर गोली मारकर कर दी गई थी। इस घटना के बाद से क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल है। शुभम यादव धनबाद मेयर संजीव सिंह के समर्थक थे और उनके सार्वजनिक संगठन में महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत थे। अब मेयर संजीव सिंह इस पत्र को आधार बनाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही बागमारा में आतंक राज्य का आरोप लगा रहे हैं। वही सांसद ढुलू महतो ने भी मामले को गंभीर बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोयलांचल में रंगदारी, गुंडागर्दी और गोलीबारी की शुरुआत किसने की है, यह सभी जानते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कोयलांचल की राजनीति में उबाल आ गया है। एक और जहां आरोपों की तीव्रता बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर लोगों की नजरें अब जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर टिकी है। पलामू में ब्लैक शीशा लगे वाहनों की हुई सघन जांच, एक्शन में दिखे नए एसपी। भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सोमवार को सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क पर चल रहे सभी ब्लैक शीशा, काला फिल्म लगे वाहनों को रोककर जांच की गई। अभियान का नेतृत्व थाना प्रभारी ज्योति और डीएसपी राजीव यादव के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन कर रहे वाहनों के काले शीशे मौके पर ही उतरवाए गए और वाहन चालकों को सख्त हिदायत दी गई है कि भविष्य में यातायात नियमों का पालन करें। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ब्लैक शीशा लगे वाहन अपराध को बढ़ावा देते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से खतरा पैदा करते हैं, इसलिए ऐसे वाहनों के खिलाफ आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। यह अभियान क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत करने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। हजारीबाग में आदित्य साहू ने साधा निशाना, कहा नारी सशक्तिकरण के खिलाफ है कांग्रेस। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन पारित नहीं होने पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस, झामुमो समेत उसके सहयोगियों को महिला विरोधी बताया। हजारीबाग पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में भाजपा आक्रोश पदयात्रा निकालकर विपक्ष को करारा जवाब देने जा रही है। प्रदेश बीजेपी ने झारखंड में कांग्रेस, झामुमो और अन्य विपक्षी दलों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हजारीबाग पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने बताया कि 25 अप्रैल को मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाएगा। एक विशाल जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी, जिसका उद्देश्य लोगों को बताना है कि किस तरह से महिलाओं के हक का हनन विपक्ष ने किया है।
पूर्व पार्षद रश्मि सिंह समेत सैकड़ों कार्यकर्ता भाजपा में शामिल। 25 अप्रैल की महिला आक्रोश रैली पर फोकस। रांची स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सोमवार को एक भव्य मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बोकारो जिले के फुसरो नगर परिषद की निवर्तमान वार्ड पार्षद रश्मि सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। समारोह के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और प्रदेश उपाध्यक्ष बाल मुकुंद झा ने सभी नए सदस्यों को पार्टी का अंगवस्त्र देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनमें विनय सिंह, अनिल सिंह, विजेंद्र कुमार, उर्मिला, शोभा सिंह सहित कई अन्य लोग शामिल थे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने अपने संबोधन में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधा। महिला आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे रोकने का काम किया। उन्होंने घोषणा की है कि महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ 25 अप्रैल को रांची में महिला आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सुबह 10 बजे बड़ी संख्या में रांची पहुंचने का आह्वान किया। रांची के पिठोरिया पुलिस ने 50 लाख की ठगी के आरोपी को किया गिरफ्तार। राजधानी रांची के पिठोरिया थाना की पुलिस ने एक ठग को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ठग का नाम खुर्शीद आलम है और वह पिठोरिया का रहने वाला है। खुर्शीद आलम कई लोगों से जमीन के नाम पर पैसे ले रखा है। पैसे लेने के बाद जमीन नहीं दे रहा था। इस मामले को लेकर पिठोरिया थाना में FIR दर्ज कराया गया था। पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद मामले की जाँच की, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई। इस मामले को लेकर पिठोरिया थाना प्रभारी ने बताया कि ठगी को लेकर मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच करने के बाद सही पाया गया। पुलिस को चकमा देकर लगातार फरार हो रहा था। पुलिस ने इसके ठिकाने पर छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और यह जानने का प्रयास कर रही है कि कितने लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। हजारीबाग के केरेडारी कोल माइंस में धू धू कर जला हाईवा। ट्रांसपोर्टिंग के दौरान लगी आग, मची अफरा तफरी। हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र अंतर्गत कोल माइंस क्षेत्र में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब ट्रांसपोर्टिंग कार्य में लगी एक हाईवा वाहन में भीषण आग लग गई। यह घटना काबीद बैरियर नंबर 1 के समीप घटित हुई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह लपटों में घिर गया और इस आकस्मिक घटना के बाद माइंस क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों और स्थानीय लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों और प्रारंभिक जांच के अनुसार हाईवा में आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना के समय वाहन सामान्य रूप से जो कोयला ट्रांसपोर्टिंग के कार्य में लगा हुआ था। अचानक इंजन के पास से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते चिंगारी ने भीषण आग का रूप धारण कर लिया। गनीमत रही कि चालक ने समय रहते वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई, जिससे कोई जानहानि नहीं हुई। झारखंड शिक्षा विभाग में 10 अफसरों की नई तैनाती। जयंत मिश्रा होंगे प्राथमिक शिक्षा के नए उप निदेशक। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शिक्षा सेवा के 10 पदाधिकारियों का पदस्थापन किया है। उनमें से कुछ को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है तथा 2 की प्रतिनियुक्ति निदेशालयों में हुई है। वहीं जैक के सचिव के पद पर कार्यरत जयंत कुमार मिश्रा का पदस्थापन उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा के पद पर किया गया है। हालांकि उनके पास जैक सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। गिरिडीह में पेंशन अदालत मामलों की समीक्षा। उपायुक्त ने की अहम बैठक। गिरिडीह में समाहरणालय सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में पेंशन अदालत से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान लंबित पेंशन मामलों की प्रगति, उनके निस्तारण की स्थिति तथा देरी के कारणों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी विभाग पेंशन से जुड़े मामलों का त्वरित एवं प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित करें ताकि सेवानिवृत्त कर्मियों को समय पर उनका अधिकार मिल सके। होमगार्ड बहाली प्रक्रिया का चतरा डीसी ने किया निरीक्षण। पारदर्शिता पर जोर। चतरा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 1 से 23 अप्रैल तक चल रही होमगार्ड बहाली प्रक्रिया का सोमवार को उपायुक्त रवि आनंद ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बहाली प्रक्रिया के विभिन्न चरणों, पंजीकरण, शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया का बारीकी से अवलोकन किया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने का निर्देश दिया। के क्रम में उपायुक्त ने विशेष रूप से अभ्यर्थियों की सुविधा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने पेयजल, छाया और चिकित्सा सुविधा, शौचालय और विश्राम स्थल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को विधि व्यवस्था बनाए रखने और अभ्यर्थियों के साथ संवेदनशील व सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने को कहा।
पलामू में 2 सड़क हादसों में किशोर समेत 2 की मौत, 1 गंभीर। पलामू जिले में सोमवार को अलग अलग जगहों पर हुए 2 सड़क हादसों में एक किशोर समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पहली घटना रांची मेदिनीनगर मुख्य पथ पर हुई, जहां वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान मधुबनी निवासी दीपक यादव के रूप में हुई है। बताया जाता है कि वह अपने मित्र वीरेंद्र पासवान के साथ जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया। इस घटना में वीरेंद्र पासवान, जो पिपराटांड थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वही दूसरी घटना छतरपुर थाना क्षेत्र के तिलाड़ी मोड़ पर हुई, जहां ऑटो पलटने से 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार किशोर के घर में शादी थी और वह जरूरी सामान लेने जा रहा था। इसी दौरान ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शादी की खुशियां मातम में बदल गई है और पूरे गांव में शोक का माहौल है। महिला आरक्षण पर रघुवर का विपक्ष पर हमला, कहा नहीं चाहते नारी शक्ति का उदय। महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रघुवर दास ने विपक्षी दलों पर कड़ा हमला बोला है। धनबाद आगमन पर सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने विपक्ष की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दल कभी नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को उनका वाजिब हक मिले। रघुवर दास ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य देश की आधी आबादी को सशक्त बनाना था, जिसके लिए वे नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने संसद के भीतर इस ऐतिहासिक बिल को बाधित करने की कोशिश की, जो महिलाओं के प्रति उनकी नकारात्मक सोच को दर्शाता है। उन्होंने दावा किया है कि देश की जनता अब विपक्ष के इस रवैये को समझ चुकी है और भविष्य में एक मजबूत जनादेश के साथ यह विधेयक न केवल दोबारा लाया जाएगा बल्कि इसे पारित भी कराया जाएगा। पलामू जिले के मोहम्मदगंज के पंसा गांव में आगलगी की घटना में मवेशियों की जलने से मौत, लाखों की संपत्ति भी जलकर हुई राख। पलामू जिले के मोहम्मदगंज अंचल क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंसा के टोला पहाड़ी पर में सोमवार दोपहर अचानक आग लगने से बड़ा नुकसान हो गया। इस आगलगी की घटना में चरित्र राम का छप्परपोश कच्चा घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया, जिससे उन्हें लाखों रुपए की क्षति हुई है। जानकारी के अनुसार घर के बगल में बने छप्परपोश ढांचे में मवेशियों के साथ अन्य घरेलू सामान रखा गया था। दोपहर में अचानक लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और उसमें बंधी 2 गाय, एक बछड़ा तथा दौरी से ढके मुर्गी के उस बच्चे उसकी चपेट में आ गए, जिससे सभी की मौत हो गई। वही पास में खड़ी बाइक समेत अन्य सामान भी जलकर नष्ट हो गए। घटना के बाद ग्रामीणों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि उस पर काबू नहीं पाया जा सका और सब कुछ जलकर राख हो गया। हालांकि बाद में ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया। घटना की सूचना मिलते ही पंसा पंचायत के मुखिया विकास सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर घटना की जानकारी ली और हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। कोडरमा में झुमरी तिलैया बस स्टैंड निर्माण के लिए 21 करोड़ 32 लाख रुपए का टेंडर जारी। झारखंड अर्बाम बीआई शैक्षिक कंपनी लिमिटेड ने कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया में अत्याधुनिक बस स्टैंड निर्माण के लिए टेंडर जारी किया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 21.32 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। जारी टेंडर नोटिस के अनुसार इस बार स्टैंड का निर्माण कार्य 18 महीनों में पूरा किया जाना प्रस्तावित है। इच्छुक एजेंसियों को ऑनलाइन माध्यम से ही बोली जमा करनी होगी। टेंडर दस्तावेज शुल्क 25,000 रुपए तथा बिड सिक्योरिटी 21.33 लाख रुपए तय की गई है। टेंडर 13 अप्रैल को वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है, जबकि बोली जमा करने की अंतिम तिथि 4 मई शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। इसके बाद 5 मई को शाम 5 बजे ही निविदाओं को खोला जाएगा। बोली से संबंधित सभी प्रक्रियाएं झारखंड सरकार के ई टेंडरिंग पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी। अंतर जिला महिला अंडर 19 क्रिकेट देवघर ने जमशेदपुर व सरायकेला खारसावां ने कोडरमा को हराया। चाईबासा के बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम मैदान पर खेले जा रहे अंतर जिला महिला अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतर्गत सोमवार को खेले गए अंतिम लीग मैच में देवघर ने जमशेदपुर को 4 विकेट से तथा सरायकेला खारसावां ने कोडरमा को 6 विकेट से पराजित किया। सोमवार की जीत के साथ ग्रुप लीग के सभी तीनों मैच जीतकर 12 अंकों के साथ देवघर की टीम पहले स्थान पर पहुंच गई। वही जमशेदपुर की टीम 3 में से 2 मैच जीतकर 8 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर बनी हुई है। अब 22 अप्रैल को पहले क्वार्टर फाइनल में जमशेदपुर का मुकाबला गुमला से और उसी दिन दोपहर 1 बजे देवघर की टीम सिमडेगा से भिड़ेंगी।
उत्पाद सिपाही परीक्षा पेपर लीक मामला, रांची सिविल कोर्ट में 60 से अधिक आरोपियों की जमानत पर हुई सुनवाई। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में 60 से अधिक आरोपियों की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। रांची सिविल कोर्ट में अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत में अहम सुनवाई हुई। अदालत ने पुलिस को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। सिविल कोर्ट ने जमानत याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। बता दें कि रांची पुलिस ने पिछले शनिवार को परीक्षा से पहले धांधली की आशंका के बाद तमाड़ में छापेमारी की थी। इस दौरान उत्पाद सिपाही परीक्षा में धांधली करने की योजना बना रहे बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया था। इस दौरान पुलिस ने 164 आरोपियों को हिरासत में लिया था। अक्षय तृतीया पर देवघर के बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की दिखी भारी भीड़। भीषण गर्मी के बाद भी भक्तों में उत्साह। सोमवार को देवघर के बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। दरअसल वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता रहा है। यह दिन सनातन धर्म के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। आज के दिन से लोग शुभ कार्यों की शुरुआत करते हैं। देवघर के बाबा मंदिर में अक्षय तृतीया के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। अक्षय तृतीया के दिन श्रद्धालुओं के बीच पंडा समाज की ओर से जल और फल का वितरण भी किया गया। अक्षय तृतीया को लेकर मंदिर के वरिष्ठ पुजारी लंबोदर परिहस्त बताते हैं कि आज के दिन बाबा मंदिर में भव्य पूजा का आयोजन होता है। गर्भगृह में बाबा के ज्योतिर्लिंग पर मंदिर के सरदार पंडा बाबा का श्रृंगार व जलार्पण करते हैं और भगवान भोलेनाथ से पूरे देश और दुनिया के बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। पंडा लंबोदर परिहस्त बताते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ कोई भी पुण्य कार्य का आशीर्वाद जीवन भर प्राप्त होता है। आज के दिन मंदिर आने वाले सभी भक्तों को बाबा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। 7 साल बाद भी नहीं मिली गुमला की मासूम, मामले को लेकर हाईकोर्ट सख्त। झारखंड के गुमला जिले से वर्ष 2018 में लापता हुई 6 वर्षीय बच्ची के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को अंतिम चेतावनी दी है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर 2 सप्ताह के भीतर जांच में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई तो मामले को सीबीआई को सौंपने पर विचार किया जाएगा। पलामू एसपी ने की संगठित अपराध की समीक्षा, थाना प्रभारियों को अलर्ट मोड पर रहने के दिए दिशा निर्देश। पलामू जिले के सभी थाना प्रभारी अलर्ट मोड पर कार्य करेंगे और अपराध और नक्सल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दरअसल सोमवार को पलामू के नए एसपी कपिल चौधरी ने जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध और नक्सल को लेकर समीक्षा बैठक की। आईपीएस कपिल चौधरी ने शनिवार को पलामू एसपी के पद पर योगदान दिया है। बैठक में एसपी कपिल चौधरी ने पुलिस अधिकारियों को कई बिंदुओं पर निर्देश दिए हैं और उनकी टास्किंग भी की है। सभी थाना प्रभारियों को चुस्त दुरुस्त तरीके से रहने और बेहतर पुलिसिंग करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में जिले के सभी एसडीपीओ, इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी मौजूद थे। मीटिंग में संगठित अपराध से जुड़े अपराधियों एवं उनके गुर्गों के खिलाफ टारगेट करने का निर्देश दिया गया है, जबकि नक्सलियों के खिलाफ निगरानी और सर्च अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। माओवादी कमांडर नीतीश यादव और संजय गोदराम को अंतिम चेतावनी, अब बड़े ऑपरेशन की तैयारी में पुलिस। झारखंड बिहार के इलाके में सक्रिय माओवादी कमांडर नीतीश यादव और संजय गोदराम को पुलिस ने टारगेट किया है। दोनों के लिए अंतिम चेतावनी जारी की गई है। नीतीश और संजय को सरेंडर करने को कहा गया है और दोनों के खिलाफ बड़े अभियान की तैयारी है। नक्सल नीतीश यादव पर झारखंड सरकार ने 15 लाख रुपए जबकि बिहार सरकार ने 3 लाख रुपए का इनाम रखा है, जबकि संजय गोदराम पर झारखंड सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। नीतीश यादव झारखंड एवं बिहार पुलिस का मोस्ट वांटेड है। नीतीश एनआईए के एक मामले में फरार चल रहा है। नीतीश यादव के दस्ते में संजय गोदराम और ठेगन मियां हैं। इन्हीं के नेतृत्व में माओवादियों का दस्ता झारखंड के पलामू जबकि बिहार के गया और औरंगाबाद के इलाके में सक्रिय है। बिहार झारखंड सीमावर्ती इलाके में एकमात्र दस्ता नीतीश का है। लातेहार में 2 सड़क हादसे, 6 लोग घायल। चंपा घाटी में ट्रक अनियंत्रित होकर 70 फीट गहरी खाई में गिरा, कार और टेम्पो में हुई टक्कर। लातेहार जिले के महुआडांड थाना क्षेत्र में सोमवार को 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में कुल 6 लोग घायल हो गए। इनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। पहली घटना चंपा घाटी में हुई। यहाँ तेलंगाना से टायर लादकर बालूमाद की ओर जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर लगभग 70 फीट गहरी खाई में गिर गया। इस दुर्घटना में ट्रक चालक मुंडिया पांडु और उपचालक अजय पांडु गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए खाई में उतरकर दोनों को बाहर निकाला। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया। दूसरी घटना कूरो मोड़ के समीप हुई, जहां एक कार और टेम्पो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में टेम्पो चालक सहित 4 लोग घायल हो गए। घायलों में मोहन लोहार 50 वर्षीय, संजना गिद्ध 18 वर्षीय, परमिला कुजूर और चालक अनिल घासी शामिल हैं। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वही
कार सवार घटना के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस ने वाहन की पहचान कर ली है और आरोपियों की तलाश जारी है। रामगढ़ जिले में चल रहे विकास कार्यों की उपायुक्त ने की समीक्षा, दिया निर्देश। समाहरणालय सभा कक्ष में सोमवार को उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता तथा पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत की मौजूदगी में जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने कहा है कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने शिक्षा, पर्यटन सहित अन्य विभागों के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक ने सभी विभागों के अधिकारियों से समन्वय के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने पर्यटन विकास, सड़क सुरक्षा, अतिक्रमण नियंत्रण तथा भूमि संबंधित मामलों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए अगले माह से प्रत्येक थाना क्षेत्र में प्रति माह 2 थाना दिवस आयोजित करने का निर्देश दिया, ताकि आम जनों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को अपने अपने क्षेत्रों में जनता दरबार का आयोजन करें। रामगढ़ जिला समाहरणालय का डीसी ने किया औचक निरीक्षण, समय पर कार्य पूरा करने का निर्देश। जिला उपायुक्त ऋतुराज ने सोमवार को जिला समाहरणालय परिसर स्थित विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कार्यालयों की कार्यप्रणाली, उपस्थिति, अभिलेख संधारण, साफ सफाई एवं आमजनों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की गुणवत्ता का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने सभी कार्यालयों में पदाधिकारियों एवं कर्मियों की उपस्थिति का अवलोकन करते हुए समय पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को मामलों का शीघ्र निष्पादन करने तथा अनावश्यक विलंब से बचने का निर्देश दिया। गढ़वा में मल्टीपर्पज कल्चरल कॉम्प्लेक्स के लिए 7,97 करोड़ रुपए की स्वीकृति। झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र में प्रस्तावित मल्टीपर्पज कल्चरल कॉम्प्लेक्स निर्माण योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने इस परियोजना के लिए द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए लगभग 7,97 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के मकसद से सांस्कृतिक परिसर का निर्माण किया जा रहा है। हजारीबाग में दिव्यांग पूजा को मिला जीवन साथी, राजेश बने फरिश्ता, भावुक हुई पूरी बस्ती। हजारीबाग में हुई ऐसी शादी जिसे देखकर हर आंख नम हो गई। आपने शाही शादियां देखी होंगी, बड़े बड़े होटलों की चमक देखी होंगी, नेताओं, अफसरों, फिल्मी सितारों और करोड़पतियों की भव्य शादी भी देखी होंगी, लेकिन हजारीबाग की शादी ने लोगों का दिल जीत लिया है। यह शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं थी, या टूट रिश्तों, बिखरे सपनों और अधूरे जीवन को नया सहारा देने की कहानी थी। हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड के पगार गांव की रहने वाली पूजा कुमारी बचपन से ही दिव्यांग है। आंखों से दुनिया नहीं देख पाने वाली पूजा ने जीवन में कई दर्द सहे। समाज के ताने, लोगों की बातें और भविष्य की चिंता ने परिवार को भी कई बार रुलाया। माँ बाप की सबसे बड़ी चिंता थी आखिर उनकी बेटी का हाथ कौन थामेगा। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के कथारा निवासी राजेश कुमार पूजा की जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए। उन्होंने समाज की परवाह नहीं की, लोगों की सोच को पीछे छोड़ दिया और पूजा को अपनी जीवन संगिनी बनाने का फैसला लिया। राजेश ने सिर्फ शादी नहीं की, उन्होंने पूजा को सम्मान दिया, भरोसा दिया और जीने की नई वजह दी। जब पूजा दुल्हन बनी तो सिर्फ उनकी आंखें नम नहीं थी, वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम थी। माँ बाप की दुआएं छलक रही थी, परिवार की वर्षों पुरानी चिंता खत्म हो चुकी थी और पूजा के चेहरे पर वह मुस्कान थी जिसका इंतजार शायद बरसों से था। सिमडेगा पुलिस ने 94 गुम और चोरी हुए मोबाइल मालिकों को लौटाए। सिमडेगा पुलिस ने 94 चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन उनके मालिकों को सौंप दिए। मोबाइल गुम होने के बाद वापस मिलने की उम्मीद छोड़ चुके लोगों के चेहरे पर सोमवार को खुशी से खिल उठे जब पुलिस ने उनके फोन लौटाए। बताया गया कि सिमडेगा के एसपी श्रीकांत एस खोटरे के निर्देश पर चोरी और गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। जिले के विभिन्न थानों में दर्ज शिकायतों के आधार पर पुलिस और गठित टीम ने लगातार प्रयास किए और तकनीकी सहायता का उपयोग करते हुए 94 मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों में भरोसा बढ़ा है और अपने खोए हुए मोबाइल वापस पाकर सभी ने राहत की सांस ली।
पश्चिमी सिंहभूम में सेल प्रबंधन और युवाओं के बीच ठनी 12.5 घंटे तक सड़क बाधित। अब 5 मई को बैठक। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के अंतर्गत गुबाशेल खदान क्षेत्र में सोमवार को स्थानीय युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। क्षेत्र के 12 गांवों के मुंडा मानकी के बैनर तले लगभग 500 बेरोजगार युवाओं ने बहाली की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन चक्का जाम किया। सोमवार तड़के 4 बजे शुरू हुआ यह आंदोलन पूरे क्षेत्र में इतना प्रभावी रहा कि मुख्य मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया, जिससे खदानों से लेकर आम आवाजाही तक पूरी तरह से ठप हो गई। चक्का जाम की सूचना मिलते ही सेल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। आंदोलनकारियों को समझाने और जाम समाप्त कराने के लिए कई दौर की वार्ता की गई, लेकिन स्थानीय युवा अपनी मांगों पर अड़े रहे। शुरुआती बातचीत में किसी ठोस परिणाम के न निकलने के कारण क्षेत्र में घंटों तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही और प्रबंधन के प्रति युवाओं की नाराजगी बढ़ती रही। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर मजिस्ट्रेट विनोद कुमार ने कमान संभाली। उनकी अध्यक्षता में आंदोलन स्थल पर ही एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सेल के वरीय अधिकारियों और मुंडा मानकी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। लंबी जद्दोजहद के बाद यह सहमति बनी है कि आगामी 5 मई को सेल के CSR क्षेत्र के सभी 12 गांवों के मुंडा मानकी के बीच के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी, जिसमें बहाली और अन्य समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।